Hello dear students, welcome to our study zone and today we are now going to solve each and every क्वेश्चन ऑफ सेट सी। जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर सीरीज स्टार्ट की थी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के प्रैक्टिस पेपर 2024 के, जो उसने अपनी साइट bses.org.in पर डाले हुए हैं। अगर आपने मेरे पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल चुका होगा और बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर टॉपिक है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को अगर सूटेबल लगता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर ही बनाऊँगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अपना सेट सी। आप बोलोगे सर सेट बी कहाँ है? एक्चुअली जब मैंने टाइपिस्ट को बोला था कि सेट बी टाइप करना है तो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सी टाइप कर दिया, लेकिन हम सी को कर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेट सी को, ठीक है। इससे पहले हमने सेट ए को कंप्लीट कर लिया है और अगर आप चाहते हो कि दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस या फिर दूसरे सब्जेक्ट के मेंटर या फिर टीचर्स को भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दूँ तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो मुझे मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप बेटर रिस्पॉन्स देते हैं या फिर आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आई विल प्रोवाइड, ओके। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा आपको पता है कि 18 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे, फ्रॉम 1 to 14 आपके MCQs, जबकि 1 to 18 MCQs, जबकि 15 to 18 आपके क्या होंगे, सॉरी 1 to 14 आपके MCQs होंगे, जबकि 15 to 18 आपके असर्शन ओरिजिन टाइप क्वेश्चन AR टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसको MCQs को। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोल रहा है ये? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपको ये तो पता होगा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है उसका दूसरा नाम होता है मोलल। क्या नाम होता है? मोलल। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप जानते हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा TF से। आपको पता होगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू के मोलालिटी। तो जो आपका KF यहाँ पर लिखा हुआ है यही आपका क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ये, ओके। तो यहाँ पर अपने पास डेल्टा TF क्या होता है? अगर मुझे यूनिट निकालनी है KF की तो मैं क्या बोलूँगा? मोलालिटी। अब मोलालिटी की बेसिकली जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? मोल पर लीटर, मोल सॉरी पर लीटर नहीं, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा TF को किसके अंदर मेजर करते हैं? केल्विन के अंदर। किसके अंदर? केल्विन के अंदर। सॉरी उल्टा हो गया, इसको अपन कैंसिल करते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा? हमारे पास अगर मुझे कैफ निकालना है तो कैफ कैसे निकलेगा आपका? डेल्टा TF अपॉन के क्या बन जाएगा? मोलालिटी, ठीक है। उल्टा हो गया थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ पे डेल्टा TF केल्विन के अंदर होता है या फिर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, मोलालिटी किसके अंदर होती है? मोल पर केजी। मोल पर केजी, तो केजी ऊपर ले जाएंगे अपन तो क्या बन जाएगा आपका? किलो कैलोरी, किलो सॉरी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? केल्विन इंटू के केजी पर मोल। ये इसकी क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं आपको देखने को मिले केल्विन की जगह आपको देखने को मिल सकता है डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी आपका ठीक होगा। डिग्री सेंटीग्रेड इंटू के केजी पर मोल देखने को मिले तब भी आपका ये राइट होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? A, B या फिर C? बताइए कौन सा होगा? किलो केजी पर मोल। सो अवर करेक्ट आंसर दैट इज B, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपेंड टू कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप सभी जानते हैं कोई मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो हाइड्रोलिसिस करने पर कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। लाइक जैसे मैंने बोला NaCl, क्या है? NaCl। अगर NaCl को मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये अपना 100% डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर? अपने रेस्पेक्टिव आयन के अंदर। तो यहाँ पर जो आयन बनेंगे वो Na पॉजिटिव प्लस के Cl माइनस बनेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी होती है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं डाइल्यूशन, तो हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती है या फिर घटती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ये देखने वाली बात है। लाइक मैंने बोला कि मेरे पास कई यहाँ पे आइंस हैं A+ B-। इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास इस बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो है 200 ml। ओके, अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ अप टू 500 ml, तो यहाँ पर जो आइंस हैं आपके A+ और B-, उनके लिए मूवमेंट के लिए यहाँ पर स्पेस सॉरी बच जाता है। तो यहाँ पर ये फ्री फॉर मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पर आइंस की मूवमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्लियर बोल देना कि अगर आपने डाइल्यूशन किया है, क्या है डाइल्यूशन किया है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, चालकता को, इसको बोलते हैं चालकता को। तो ये क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। सो अवर करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो आपके रिचार्जेबल होते हैं। लाइक जैसे आपका घर का इन्वर्टर बैटरी होता है तो वो क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेल की कैटेगरी के अंदर आता है। और प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जैसे आपका कैलकुलेटर का सेल हो गया, रेडियो का सेल हो गया, या फिर आपका वॉच का सेल हो गया। तो ये सभी सेल क्या होते हैं आपके पास, प्राइमरी सेल होती है। प्राइमरी सेल को हम दोबारा रीयूज रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि हम सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो लेक्लांसी सेल इसका उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। मरकरी सेल भी नहीं है, फ्यूल सेल भी नहीं है, आपका निकेल और कैडमियम सेल इसका एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा कौन कौन से हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स होते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड क्या होती है आपके पास, लेंथेनॉइड सीरीज होती है 4F सीरीज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। अपने पास जो लेंथेनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड बेसिकली क्या होते हैं आपके 4F ऑर्बिटल्स के, जिनमें 4F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो वो क्या होते हैं आपके पास, लेंथेनॉइड होते हैं। अब जो लेंथेनॉइड आपके पास होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका क्या ट्रिक थी उसकी, क्या फ्रेज थी लेंथेनॉइड की, किसी को याद हो बताइए, नहीं पता? अच्छा, एक ट्रिक थी वहाँ पे कि सीने पर नदियाँ प्रेम के समय यूं गड़गड़ाई, तब दया हुई और तुम ये भी लुटा आए, है ना। तो यहाँ पे जो लेंथेनॉइड होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं कहाँ से, सीरियम से लेकर लूटेशियम तक। और सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58 और लूटेशियम का कितना होता है 71। 72 जो आपका होपमियम होता है दोबारा से आपका डी ब्लॉक के अंदर चला जाता है। तो ये आपके 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ पे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेंथेनॉइड के अंदर। ओके, तो इनमें से कौन सा है, थोरियम, थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा, तो थोरियम ही बेसिकली आपका पहला एलिमेंट है जो आपको यहाँ पर एक्टिनॉइड सीरीज का दिख रहा होगा। कौन सी सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज। ओके, जो आपका कौन सा 5F होता है। लूटेशियम तो मैंने अभी बताया था, है ना, Lu। Tb भी होता है आपका, यूरोपियम भी होता है और आपका ल्यूटेशियम, ये सभी क्या है आपके लेंथेनॉइड है। जबकि इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड नहीं है, वो आपका थोरियम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम कम देते हैं। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम कैन मेक ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन EDTA। ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। EDTA के अंदर, EDTA बेसिकली आपका एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा है आपका, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड।
और लिगेंड क्या होते हैं, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के संग, वो क्या होते हैं आपके लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड क्या काम करते हैं, बेसिकली अनइक्वल शेयरिंग के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको पता होगा, और सेंट्रल मेटल एटम के संग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आपको पता होगा। अब बेसिकली जो लिगेंड है आपका, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपकी डोनर साइड कितनी होती है, 6। डोनर साइड्स कितनी होती है भैया, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। अब थोड़ा ध्यान रखना है इसकी स्ट्रक्चर में, इसमें बताया है कि नाइट्रोजन कितने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक्चुअली अगर मुझे यहाँ पे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाए तो यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, इसके पास होते हैं लोन पेयर। ध्यान से देखना, यहाँ पर होता है CH2, यहाँ पर भी होता है CH2, यहाँ पर फिर दोबारा से कौन होता है, नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर होता है। इधर की साइड से फिर क्या करना मुझे, CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ पर फिर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O माइनस। फिर जो पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेम सिमिलर पैटर्न इसके उधर की साइड मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दूसरा पैटर्न ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ADTA इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेटो, यहाँ पे जो आपको ये वाली यूनिट दिख रही है, ये एसीटेट है, ये क्या है, एसीटेट यूनिट, जबकि ये 2 एमाइन दिख रहे हैं। अब नाइट्रोजन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, 1, और ये कितना बना रहा है, 2। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 2 तो बना रहा है नाइट्रोजन, जबकि 4 कौन बना रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। सो और करेक्ट आंसर दैट इज बी। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डाईहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि जहाँ पर अपने पास 2 OH ग्रुप अटैच हो तो वो क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी होता है। अब कैटेकोल क्या होता है, कैटेकोल है ना, इसको बनाते हैं कैटेकोल को। कैटेकोल बेसिकली आपका ऐसा होता है, ये बेंजीन, एक OH यहाँ पर और दूसरा OH कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम कैटेकोल। क्या बोलते हैं, कैटेकोल। दूसरा हमारे पास है रिसोर्सिनॉल। क्या है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल क्या होता है, एक OH इस पर और दूसरा OH कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर, और यहाँ पर इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और तीसरा आपका कौन सा है यहाँ पर, क्यूनॉल। क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्यूनाइन भी इसको बोला जाता है। जब आपका दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पैरा पोजीशन पर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूनॉल। क्या बोलते हैं, क्यूनॉल। अल्टरनेट नेम क्या है इसका, हाइड्रोक्यूनाइन। हाइड्रोक्यूनाइन बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोक्यूनाइन आजकल के जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं, बेसिकली इसका जो रिसेंटली जो यूज़ किया जा रहा है वो गोरा होने के लिए किया जा रहा है ना, फेयरनेस लाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं मार्केट के अंदर, आपने देखा भी होगा है ना, स्किन लाइट वगैरह, स्किन साइन है ना, और मतलब अनकाउंटेबल, कैलाइट वगैरह, बहुत सारे ऑइंटमेंट आपको मेडिकल के अंदर दिख जाएंगे। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारी लेयर होती है उसको डैमेज करना, और यही काम मेनली करती है। और इससे बहुत सारे हार्मफुल, इवन आपको स्किन कैंसर से जैसे रोगों से भी लड़ना पड़ सकता है अगर आप इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितने भी हाइड्रोक्यूनाइन है भैया, एक अल्कोहल कितना डेंजरस होता है, जबकि आपकी इन क्रीम्स के अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई नहीं करें अपने फेस पर या फिर जहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स इसको बहुत ही रेयर चांसेस में रिकमेंड करते हैं। अगर आपको गोराई होना है तो बादाम खाइए और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर करिए। ऐसा नहीं है कि आप गोरे नहीं हैं, गोरे आप हैं, दिल के गोरे होने चाहिए, चेहरे का नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए चेहरा का, ठीक है, पता है आज के मॉडर्न ज़माने की, मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको आप भली भांति जानते हो, ठीक है। अगर कोई गोरा नहीं है तो ऐसा थोड़ी नहीं है उसने उस देश के विकास में बाधा डाल दी है, या फिर कोई वहाँ पे गोरा होना या फिर नहीं होना वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तीनों ही इसका एग्जाम्पल है, तो ऑल ऑफ अबव, डी योर करेक्ट आंसर।
ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विद द टोल्यूइन इज ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेंजल्डेहाइड। क्या चीज़? बेंजल्डेहाइड। ये अपनी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, और इसको आप शायद जानते होंगे अगर आपने एल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो, और पढ़ा ही अगर आप केमिस्ट्री का ये क्रैश पढ़ने जा रहे हैं या फिर रिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारे पास जो टोल्यूइन होता है, क्या होता है? टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है बेसिकली, जब बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसको बोलते हैं अपन टोल्यूइन। अब टोल्यूइन की जो रिएक्शन करनी है मुझे, वो क्या किसके संग करनी होती है? क्रोमाइल क्लोराइड की। क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन एंड क्लोरीन, और हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर? बेंजल्डेहाइड। बेंजल्डेहाइड C डबल बॉन्ड H। यही रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ध्यान रखना है इसको। एनेमिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्टली पूछी जाती है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन बी? फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास दो सबसे लेबोरेटरी में यूज आने वाले सॉल्यूशन है, एक तो फैलिंग सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा? टॉलेंस रिएजेंट। इनका नाम बहुत बार आपने सुना होगा। आखिर हमारे पास जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो होता क्या है? फैलिंग सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास बनता कब है? जब हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमारे पास प्रेजेंट होता है, और इसकी रिएक्शन करते हैं अपन बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग। किसके संग? सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग। और यहाँ पर हमारे पास एक रॉक्सशेल सॉल्ट होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगेन सॉरी फॉर, कुछ आज टेक्निकल एरर फेस करने को मिल रहे हैं मुझे, लेकिन कोई नहीं, हमारा काम है टेक्निकल चीज़ों से नाता है हमारा। तो हमारे पास दोबारा बता रहे हैं आपको, CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सभी जानते हैं इसको। तो इसकी रिएक्शन करते हैं अपन एल्कलाइन मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास एक रॉक्सशेल सॉल्ट होता है जो बेसिकली आपका KNaC4H4O6 C4H4O6.4H2O, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसका दूसरा नाम ये भी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट इसका नाम होता है। अगर आप इसे देखोगे यहाँ पर, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है Cu, यहाँ पे ऑक्सीजन C, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-, और ये होता है यहाँ पर Na पॉजिटिव, और यहाँ पर होता है K पॉजिटिव। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, यही अपना क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन होता है। फैलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये नहीं होता, सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं। ज़्यादा बेटर टर्म कौन सा है आपका? फैलिंग सॉल्यूशन है। और आपके जो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पे, वो साइड प्रोडक्ट आपके क्या मिलते हैं यहाँ पर? और 2 यूनिट मिलती है हमारे पास Na2SO4 की, नहीं सॉरी सिंगल मिलती है। अगर आप बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को तो सिंगल मिलती है। प्लस के आपका 11H2। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट भी नहीं है। दूसरा आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ये आपका करेक्ट आंसर है। और
एक्वस कॉपर सल्फेट ये भी नहीं है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है ये भी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। ठीक, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा इसमें से ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर? अगर आपने एमाइंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर डिपेंड करती है बेसिकली, आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन वाटर बोलते हैं इसको, इन वाटर। कहाँ पे है तू? सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें हम तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 1 डिग्री एमाइन की, उसके बाद होती है 2 डिग्री एमाइन और तीसरी होती है आपकी 3 डिग्री एमाइन। और 3 डिग्री एमाइन से भी लेस किसकी होती है? एरोमेटिक एमाइंस की। किसकी होती है भैया? एरोमेटिक एमाइन। और एरोमेटिक एमाइन का सबसे बेटर एग्जाम्पल कौन सा है? एनिलीन। कौन सा? एनिलीन। तो इसके अंदर आप देखोगे डाईमिथाइल एमाइन। डाईमिथाइल एमाइन क्या होता है? CH3NH कितने डिग्री का है? 2 डिग्री एमाइन। ट्राईमिथाइल एमाइन NCH3 ये आपका CH3 3 डिग्री। मिथाइल एमाइन क्या बोलेंगे हम? CH3NH2 ये आपका 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं, और एनिलीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है ये तो, है ना। तो अगर मैं ऑर्डर को बनाने जाऊं तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर? 1 डिग्री एमाइन। और 1 डिग्री एमाइन कौन है यहाँ पर? 1 डिग्री एमाइन है आपका CH3NH2। फिर कौन होगा आपका? CH3NHCH3। फिर कौन होगा आपका? CH3 का होल थ्राइस N। और उसके बाद कौन होगा? C6H5NH2 जो आपका एरोमेटिक एनिलीन है। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर दैट इज 1 डिग्री एमाइन। और 1 डिग्री एमाइन कौन सा आपके पास? सी वाला ऑप्शन। कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है आपका। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया कॉपी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10th क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट इज हिंसबर्ग ग्रेडियंट? इसको सी सेट ए सेट के अंदर भी देखा था हमने। हिंसबर्ग ग्रेडियंट क्या होता है? हिंसबर्ग ग्रेडियंट बेसिकली यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। इन एमाइंस के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है कौन सा? हिंसबर्ग ग्रेडियंट। और ये मैंने बताया भी था कि हमारे पास कैसे हिंसबर्ग ग्रेडियंट काम करता है। अब हिंसबर्ग ग्रेडियंट क्या होता है? ये होता है आपके पास, कैसा होता है भैया? ये सल्फर होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है अपने पास बेंजीन, और इधर की साइड होता है क्लोरीन। ठीक है, ये आपके पास हिंसबर्ग ग्रेडियंट होता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? सोचो कौन सा होगा? SO2Cl। हाँ, पहला ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बेंजीन आपका C6H5 हो गया और आपका S के संग O2 है और यहाँ पर Cl। विच ऑफ फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड? इसको कॉपी कीजिए, उस वाले को कॉपी कर लीजिएगा। अरे वो सॉरी, इरेज हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड बेसिकली हमारे पास वो होते हैं ऐसे एमिनो एसिड जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड की फॉर्म में मिलते हैं। उनकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है? एमिनो एसिड होती है। और एमिनो एसिड हमारे पास
दो टाइप के होते हैं, एक तो असेंशियल और दूसरा कौन सा, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रेजेंट होती हैं। कोई सोचिए आपको, कोई हमारे पास न्यूट्रिएंट है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है तो उसको बाहर से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे लिए वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, नॉन एसेंशियल। अगर हमें किसी न्यूट्रिएंट को बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सा होता है, असेंशियल न्यूट्रिएंट। तो असेंशियल एमिनो एसिड कौन सा होता है आपका, इसमें से आपको कुछ ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा, कुछ ध्यान रखना होगा। तो मेरे पास असेंशियल कौन सा होगा आपका, लाइसिन। क्या होगा, लाइसिन आपका आंसर होगा। आपको मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ इसके, पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। तो हमारे पास ये ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से जितने भी आपके पास असेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ये अपने पास जितने भी हैं वो क्या है, असेंशियल एमिनो एसिड, असेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। और इन असेंशियल एमिनो एसिड को हम एक ट्रिक की फॉर्म में याद रखते हैं, आई लव टॉम। यहाँ पर आई स्टैंड कर रहा है LTPMA, PTL और H, जो आपका फर्स्ट लेटर है वो। तो आइसोल्यूसाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया, वेलिन हो गया, मिथनाइन हो गया, एर्जिनाइन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया, आपका स्टेडाइन हो गया। ये सभी क्या है आपके पास, असेंशियल एमिनो एसिड है। और कुछ भी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, इनसे बाहर जो भी मिलेगा आपको वो आपका नॉन एसेंशियल होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें से असेंशियल है, तो लाइसिन आपको दिख रहा है, तो बस ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिन कहीं दिख तो नहीं रखा है, नहीं है, ये एर्जिनाइन है, ये ARGININE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज कीलोसिस। सिलोसिस बोलते हैं कुछ लोग इसको, और कीलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीलोसिस। अब कीलोसिस क्या होती है, एक डिसीज होती है। क्या होती है, डिसीज होती है, जो किसके कारण होती है, आपकी डेफिशिएंसी किसकी वजह से, विटामिन B2 की वजह से। किसकी वजह से, विटामिन B2 की वजह से जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है, कीलोसिस। अब कीलोसिस में होता क्या है, आपने देखा होगा माउथ के जो दोनों पोर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को ना बहुत छोटी छोटी फुंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे इधर की साइड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उनके मतलब ये कल्ले जो ये है ना, ये माउथ की ओपनिंग है, ये वाले पोर्स यहाँ से फटने लगे स्टार्ट कर जाते हैं, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं अपन, कीलोसिस बोलते हैं। और ये जो कीलोसिस होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। ओके, नेक्स्ट 13th, थायरोक्सिन इज ए आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच एमिनो एसिड। हमारे पास थायरोक्सिन क्या होता है, एक आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है किस एमिनो एसिड का। तो इसका आंसर आपको छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, और बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको जानते होंगे, किस एमिनो एसिड की वजह से होता है यहाँ पर आपका थायरोसाइन। किसकी वजह से, थायरोसिन की वजह से। ओके, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जहाँ पर आपको ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और याद करने योग्य हैं। तो इनमें आपको कोई भी ट्रिक वगैरह या चीज़ें अगर आपके पास पॉसिबल होता है तो बना लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का। इसको तो गांव का बच्चा जानता है कि हमारे पास DNA की जो स्ट्रक्चर होती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर मिलती है आपको DNA की, ये क्या होती है आपकी, सही तरीके से नहीं बना, 3' to 5', ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। और ये आपकी सेकेंडरी होती है। क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। आपने पढ़ा होगा ना कि AGTC, यहाँ पर क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं किसके, DNA के। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। और एसर्शन और रीजन क्वेश्चन में मैंने लास्ट आपको बताया था कि किस टाइप से आपको यहाँ पर एसर्शन और रीजन के आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक बार मैं पुनः फिर बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके पास एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिखता है या फिर नहीं दिखता है। दिखेगा ही वो, तो अगर पूछा गया है तो दिखेगा ही भैया वो। तो ऑप्शन आपको पहला कब सिलेक्ट करना है ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपको सिलेक्ट करना है जब आपका एसर्शन जो एक बात बोली गई है वो भी ठीक है
और आपका रीज़न भी ठीक है, उसके कारण भी दोनों ठीक है, आपका कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सेलेक्ट करना है? ए सेलेक्ट करना है। और जो एसर्शन है वो रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब सही बोल रहा है, उसका कारण करेक्ट बता रहा है, तो आपको ए सेलेक्ट करना है। दूसरा आपका यहाँ पर बोल दिया, दूसरा ऑप्शन बी आपको कब सेलेक्ट करना है? जब आपका एसर्शन तो राइट हो, रीज़न भी राइट हो, लेकिन रीज़न इनकरेक्ट हो, मतलब सही, इनकरेक्ट नहीं हो मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हो, राइट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो इस चीज़ को, तो हम ऐसे बोल देंगे यहाँ पर कि ये राइट एक्सप्लेन, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है, तो ऐसे लिखता हूँ, ये एक्सप्लेन करता है और ये नॉट एक्सप्लेन। ठीक है भैया, ये ए और बी तब आपको सिलेक्ट करने हैं। तीसरी चीज़ आती है कि सी ऑप्शन कब आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब आपका यहाँ पर एसर्शन तो राइट हो लेकिन रीज़न क्या हो? रॉन्ग हो, तब आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना। और डी कब? डी आपको तब सेलेक्ट करना है जब एसर्शन गलत बोला गया हो लेकिन रीज़न कहीं ना कहीं ठीक दिख रहा हो आपको, तो आपको डी ऑप्शन सही करना है। डी क्या करना है? सही करना। ओके, जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक बात बोली मैंने, कथन, एसर्शन बोल दिया मैंने कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, अब रीजन बोल दिया इसने कि वह अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर ये चीज़ समझा सकते हैं मुझे कि एसर्शन कौन सा है, इसमें क्या चीज़ सही दिख रही है, क्या चीज़ आपको रॉन्ग दिख रही है, वो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता दोगे ना। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल राइट बात है कि भारत का जो राष्ट्रपिता वो कौन है? महात्मा गांधी है ना। वैसे हमारा राष्ट्र पिता है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, इस चीज़ को कैसे समझाएं, लेकिन है तो है। तो राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, वह अमेरिका का निवासी है। अब इस चीज़ को तो आप सही मानोगे कि एसर्शन तो सही बोल रहा है, लेकिन रीज़न यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है। क्यों इनकरेक्ट बोल रहा है? क्योंकि जो अमेरिका का निवासी है वो भारत का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होगा कि महात्मा गांधी आपके कहाँ के थे? भारत के निवासी थे। तो एसर्शन तो आपका राइट है यहाँ पर, लेकिन रीज़न क्या है? रॉन्ग। रीज़न आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? रीज़न बोलना चाहिए था कि वह भारत के निवासी हैं, ऐसा ही होना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन फंस जाती। आप बोलोगे सर भारत के निवासी तो मैं भी हूँ, इसका मतलब मैं भी राष्ट्रपिता हूँ? नहीं, नहीं ना। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे लॉजिक आप निकालने लग जाओ, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और किस टाइप से आपको यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करना है, किसको, हाँ, ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कर तो केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन, पता है आपको टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये आपका एक मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होता है? जो रिलीज होता है आपके टेस्टिस से। टेस्टिस के इनसाइड पार्ट की बात करूँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इसका प्रोडक्शन करता है, तो वहाँ से आपका मेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे बनता है। ठीक है, सॉरी वो तो स्पर्म बनता है, मैं हार्मोन की बात कर रहा हूँ, लेकिन टेस्टिस से ही किसका संबंध है? आपका टेस्टोस्टेरोन का है। तो ये किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर जिन्होंने थोड़ा सा डेप्थ के अंदर पढ़ रखी होगी बायोलॉजी, तो बोलेंगे सर मेल फीमेल के अंदर भी होता है। नहीं, फीमेल के अंदर होता है, लेकिन इतना नहीं होता, छोटी मोटी क्वांटिटी के अंदर होता है। अब 100 में से अगर 0.25% दिख रहा है तो वो कोई परसेंटेज लेवल नहीं है इस हार्मोन का। तो फीमेल के अंदर ये ना के बराबर ही होता है। फीमेल के अंदर जो मेनली देखने को मिलता है आपका, वो आपका हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं फीमेल के लिए।
ठीक है भैया, चलो। टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, सभी को पता है, मैंने बता दिया। एसर्शन बिल्कुल सही राइट बोल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन रीजन क्या बोला है इसने? रीजन बोला है टेस्टोस्टेरोन पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मासिक धर्म को कंप्लीट करने में या फिर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं भैया, ऐसा तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि एमसी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रजोधर्म होता है, मासिक धर्म होता है, जो बेसिकली आपका जो एग प्रेजेंट होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के द्वारा, तो वो ओवरी के थ्रू यूटेरस की वाल से छोटे छोटे पीसीज में बाहर निकलना स्टार्ट होता है, और ये प्रोसेस होती है 4 to 5 डेज की, जिसे हम एमसी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। फीमेल के अंदर होती है। अब लड़कों के अंदर हो तो वो अलग चीज़ है, वो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये तो इनकरेक्ट बोल रहा है ना। तो एमसी जो होती है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा है। तो एसर्शन तो आपका सही बोल रहा है, लेकिन रीज़न क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। सोवर ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? सी। कौन सा होगा? सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट। हाँ, एसर्शन रिजल्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 15 to 18। नेक्स्ट है आपका एसर्शन बोल रहा है यहाँ पर कि रिएक्शन ऑफ प्रोपीन। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है अपने पास? प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन। अब इसने बोला है यहाँ पे प्रोपीन की जो रिएक्शन करनी है वो HCl के संग करनी है। आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल काम करता है? यहाँ पे रूल काम करता है मार्कोनी-को। क्या कहता है? मार्कोनी-को। मार्कोनी-को में क्या होता है? यहाँ पर जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है आपका, ये क्लीवेज होता है। जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, इसमें से ये वाला बॉन्ड क्या होता है? क्लीवेज होता है। कार्बन और कार्बन अपने फेवर में इसको तोड़ते हैं। लेकिन मार्कोनी-को ने बोला था कि इस HCl में से हाइड्रोजन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन वहाँ पे लगेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से क्या हो? ज़्यादा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ये रूल कहता है तो ये मार्कोनी-को रूल है। क्या है? मार्कोनी-को रूल है। ये क्या है? मार्कोनी-को रूल है। सॉरी। तो देखिए, बार बार आज टेक्निकल एरर थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। लेकिन अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन को। सॉरी, वही वाला क्वेश्चन था। तो मार्कोनी-को और एंटी मार्कोनी-को रूल मैं बताना भूल गया था, है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, पहले से ज़्यादा हो। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर प्रोपीन है। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होता है। HCl की मुझे क्या करनी है? यहाँ पर रिएक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-को रूल। अब देखो, क्लीवेज इस वाले बॉन्ड का हो रहा है। कभी आप हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से ये क्लीवेज होता है, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पे 2 कार्बन है। तो हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और क्लोरीन कहाँ पर? यहाँ पर। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा? CH3 CHCl और आपका CH2 और ये H, CH3 लिख देंगे इसको हम। तो मेरे पास क्या बना यहाँ पर? 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखते हैं क्या बोला है इसने। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl यील्ड क्लोरोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। गलत बोल गया ना। अगर यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन बोला है तो इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसने गलत बोल दिया, ठीक है। मतलब एसर्शन तो इसमें कर दिया इसने रॉन्ग। रीजन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन फॉलोज मार्कोनी-कोज रूल, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है।
क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर एसर्शन तो रॉन्ग है, जबकि रीजन क्या है? राइट है। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, कौन सा? डी वाला। कौन सा? डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करें। हियर इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रेडियो एक्टिव डिके इज टाइम इनवर्स। किसकी बात कर रहा है? रेडियो एक्टिव डिके, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। और आपको ये पता होगा कि जो लैम्डा होता है हमारे लिए वो के इक्वल होता है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर किसके इक्वल होता है? के। अब के आप जानते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? पता है आपको क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, हम बताते हैं आपको। जो आपके पास के होता है वो बेसिकली होता है आपके पास 1/KT ln ऑफ ए नोट डिवाइड बाई AT। ये होता है। ए नोट क्या है? यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की, जबकि AT क्या है? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। कोई भी गिवन टाइम हो सकता है आपका, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर के, किसकी बात कर रहा हूँ? के की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप के की बात करोगे, इसको अपन लैम्डा मान लेंगे। यहाँ पे के को मैं लैम्डा मान सकता हूँ ना। और लैम्डा जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ के लिए होता है। मतलब वो वाली कंडीशन होती है जब आपकी जो रिएक्शन होती है वो 50% कंप्लीट हो चुकी होती है, वो आपका क्या होता है? टी हाफ। द टाइम कंप्लीशन फॉर ए हाफ ऑफ ए रिएक्शन, या फिर 50% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? टी हाफ बोलते हैं। तो 1/के क्या बोलेंगे अपन? टी हाफ बोल दिया। ln ए नोट डिवाइड बाई ए नोट बाई टी 2, ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, एग यूज कुछ प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो टाइम 0 पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? ए नोट, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो ए नोट रहा होगा, ठीक है। और टाइम अगर मैं टी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसमें से कुछ चला गया होगा, कुछ भी चला गया होगा। इनिशियली तो आपका 0 ही प्रोडक्ट रहा होगा, लेकिन इसमें से कुछ चला गया, एक्स बन गया होगा यहाँ पे। तो 80 यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। अब उसने बोल दिया कि मेरे पास 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने ए नोट लिया था वो पूरा सब्सटेंस था, आपका पूरा अमाउंट था, लेकिन उसका हाफ हो चुका है। तो ए नोट बाई 2 किसकी वैल्यू है यहाँ पर? 80 की। इसीलिए मैंने 80 की वैल्यू जो यहाँ पे प्लेस की है वो ए नोट बाई 2। ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ए नोट से कौन? ए नोट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा निकलेगा वो क्या निकलेगा? ln2 डिवाइड बाई टी हाफ। ln क्या होता है? आपका नेचुरल लॉग होता है लॉगरिथम के अंदर। 2 लॉग होते हैं, एक तो हमारा कॉमन लॉग होता है जो log 10 की बेस पर लिखा जाता है, दूसरा होता है कौन सा वाला? लॉग ई बेस पर, जिसको क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। ln क्या बोलते हैं? ln, ओके, ठीक है। और जो ln होता है हमारे पास, ये भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास ln होता है, ln ऑफ x क्या होता है अपने पास? 2.303 इंटू के log ऑफ 10 बेस x, ये होता है ln x। अगर आपको ln को किस में कन्वर्ट करोगे? log के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, वापस आते हैं किस पर? इसी पर, है ना। वैसे मैं बताने नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो आंसर है वो थ्योरेटिकल है, उसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं तो इसके लिए मुझे इसको समझाना पड़ रहा है। देखें वापस से क्या करते हैं, तो मेरी जो लैम्डा की वैल्यू है उसको मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे लैम्डा की जगह। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे ln2 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 1/k टी ln ए नोट डिवाइड बाई AT, ओके। अब देखो इस t को इधर की साइड खींचो, अगर आप इसको इधर की साइड खींचोगे तो ln2 इंटू के टी डिवाइड बाई टी हाफ। और ये तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पर ln ए नोट डिवाइड बाई AT रहा होगा। क्या रहा होगा? ln ए नोट बाई AT। अब ये चीज़ देखो, t अपॉन के टी हाफ क्या होता है?
टी अपॉन के टी हाफ क्या होता है, ये अपने पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स देता है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब इसको ध्यान रखो, यहाँ पर n इंटू के ln ऑफ 2 इज इक्वल टू ln a0 डिवाइड बाई 80, यही तो रहा अपने पास। ये आप जानते होंगे कि जो ये n है इसकी पावर के ऊपर भी जा सकता है, 2 की पावर के ऊपर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ln 2 की पावर n इज इक्वल टू ln a0 डिवाइड बाई 80। यहाँ से अपने पास ln से ln कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर n इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाई 80, और इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 80 इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 1/2 a0। इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एसर्शन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव डीके, जिसको अपन लैम्डा बोल रहे हैं वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव डीके है। इस टाइम इनवर्स, भैया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो आपका टाइम इनवर्स ही होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर फॉलो कर रहा है तो यही तो होगा आपका ये, ठीक है। लेकिन आगे बोलो, ये तो राइट बोल दिया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन बोला है रेडियो एक्टिव डीके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे क्या बोल गया ये, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं, स्यूडो तो क्या होती है, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, नकली होती है ना, स्यूडो का मतलब क्या होता है, नकली। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इनकी जो मैकेनिज्म होती है या फिर जो फर्स्ट ऑर्डर के जो काइनेटिक्स होती है उसको ये कहीं कहीं फॉलो करते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर बोल दिया मैंने, इथाइल एसीटेट बोला था, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन स्यूडो नहीं लगाना था इसमें, ये गलती कर गया। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो गया, एसर्शन तो आपका राइट है, रीजन रॉन्ग है, तो इस वाले में आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। हियर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज, इसको देखते हैं। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट, वही चीज बार बार क्यों बोल रहा हूं। हियर इज आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा जी, हियर आइडियल सॉल्यूशन कब से बन गया, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भैया, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और रॉल्स बाबा ने क्या बोला था हमारे लिए, रॉल्स बाबा बोलते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी ऑफ एक्स बी। ये हमारा आइडियल गैस सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, आइडियल गैस की कंडीशन होती है। लेकिन इसने बोला है ईयर, भैया ईयर तो कोई भी हो सकती है ना, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया उसने, ईयर बोल दिया, तो वो तो कोई भी हो सकती है। और ये आइडियल सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, आइडियल सॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा। रीजन देखो इसने क्या बोला है, द सॉल्यूशन विच ओबेज राल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज ए आइडियल सॉल्यूशन। ये बात सही बोल गया, तो एसर्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, जबकि रीजन क्या है, राइट है। तो इस वाली कंडीशन में हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। ओके, तो आई होप ये आपको एमसीक्यू समझ में आए होंगे सी सेट के। अगर आपको अब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम फिर अब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बाय।